हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष कुमार और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम आप लोगों के लिए जीके का एक रिवीजन सीरीज लेके आने वाले हैं और उसका आज जो ये पहला पार्ट है। धीरे धीरे ये पार्ट कंटिन्यू होते रहेंगे। हमने जो इस पैटर्न को किस तरीके से अप्लाई किया है उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम डेली आपको 15 क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिक जीके के पोर्शन के करवाने वाले हैं। ठीक है, आप कहोगे 15 क्वेश्चन के लिए हमें एक वीडियो देखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। 15 क्वेश्चन के साथ साथ जैसे ये वीडियो पूरा होगा तो आपको लगभग 70 से 80 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो आपको करा दिए जाएंगे। तो बिना टाइम आपका ज़्यादा लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की। तो कुल शास्त्रीय नृत्यों की अगर हम संख्या की बात करेंगे तो कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की जो बात करेंगे वो शास्त्रीय नृत्य कितने हो जाएंगे? 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कौन कौन से हैं वो शास्त्रीय नृत्य? तो एक होता है भरतनाट्यम। एक कौन सा होता है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बात करेंगे दूसरा, एक हो गया आपका मोहिनी अट्टम, जो अभी हमने जिसके बारे में बात की थी, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम केरल का है, अभी आपको मैंने बताया। एक होता है कथकली। एक कौन सा होता है? एक होता है कथकली। ये भी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये भी केरल का ही एक शास्त्रीय नृत्य है। बात करेंगे और की, तो एक होता है सत्रिया। एक कौन सा होता है? सत्रिया, जो कि कहाँ का है? ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। एक होता है आपका कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश या फिर इसको कह सकते हैं उत्तर भारत का भी ये शास्त्रीय नृत्य होता है। कितने हो गए? 4। और बाकी के 4 कौन कौन से बच गए हैं? एक आपका बच गया है कुचिपुड़ी। ठीक है, एक कौन सा बच गया है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का होता है? ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। और एक आपका है ओडिसी। एक कौन सा होता है? ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? इसके नाम से ही पता चलता है ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का। एक होता है आपका मणिपुरी। एक कौन सा होता है? मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक है, इसके भी नाम से ही पता चलता है कि मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। तो गाइस ये थे वो आपके टोटल के टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम केरल, कथकली केरल का, और सत्रिया भी असम का, और कथक हो गया आपका उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और ओडिशा हो गया, ओडिसी हो गया ओडिशा का, और मणिपुरी हो गया मणिपुरी का। ये 2 तो आपको आसानी से याद आ जाएंगे। लास्ट के ऊपर के बाकी के 6 आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। तो आप आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक लवणता जो है वो मृत सागर में पाई जाती है। अब बात करते हैं कि मृत सागर स्थित कहाँ है। तो मृत सागर जो है ये इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर स्थित है। कहां पे स्थित है ये? इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर स्थित है। अब ये लवणता किस आधार पे है? तो लवणता है इसमें सोडियम क्लोराइड, जो लवण होता है यानी जो नमक होता है, उसकी सांद्रता इसमें कितनी घुली हुई होती है। तो यहाँ पे जो पूरे विश्व में सागर पाए जाते हैं, यहाँ पे सबसे अधिक जो है लवणता पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है? 40%। कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। किस प्रकार का कंफ्यूजन? कि कुछ लोग इस, एक तो होती है सर्वाधिक लवणता वाला सागर, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृत सागर। एक होती है सर्वाधिक लवणता वाली झील। एक क्वेश्चन कौन सा होता है? सर्वाधिक लवणता वाली झील। एक कौन सा होता है? सर्वाधिक लवणता वाली झील। तो सर्वाधिक लवणता वाली अगर झील की बात करेंगे तो हम कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी वोन झील। ठीक है, और बात करेंगे वोन झील स्थित कहां पे है? तो ये तुर्की में स्थित है। कहां पे स्थित है? ये तुर्की में स्थित है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव। ठीक है, बात करते हैं प्राचीन काल की, क्योंकि किताब का अगर कोई क्वेश्चन आया है और जयदेव जो है वो प्राचीन इतिहास से संबंध रखते हैं, तो बात करते हैं कुछ ऐसी पुस्तकों की जिनका संबंध किससे है? प्राचीन
इतिहास से है। जैसे एक पुस्तक आपको मिलेगी राज तरंगिणी देखने के लिए, एक कौन सी पुस्तक मिलेगी, राज तरंगिणी देखने के लिए मिलेगी। और राज तरंगिणी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है कल्हड़ के द्वारा। एक आपको मिलेगी अर्थशास्त्र, एक कौन सी देखने को मिलती है एग्जाम में ज्यादातर, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा। अब नेक्स्ट बुक जो है आपकी वो है अष्टाध्यायी। एक बुक कौन सी होती है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। कौन किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा। एक बुक होती है आपकी महाभाष्य, एक बुक कौन सी होती है, महाभाष्य, जो किसके द्वारा लिखी गई है, पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। बात करेंगे और किसकी, एक होती है आपकी 10 कुमार चरितम। एक कौन सी होती है, 10 कुमार चरितम। ये किसकी पुस्तक है, तो ये दंडी की पुस्तक है। एक होती है आपकी मृक्ष कटिकम। एक कौन सी होती है, मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम किसकी पुस्तक है, तो ये आपकी शूद्रक की पुस्तक है। किसकी, शूद्रक की पुस्तक है। एक होती है आपकी मुद्रा राक्षस। एक कौन सी है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, तो ये विशाख दत्त की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, विशाख दत्त की। और अगर हम एक और बात करें, एक बुक और रह जाती है पृथ्वीराज रासो। कौन सी रह जाती है, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसकी है, पृथ्वीराज रासो है आपकी चंद्रबरदाई की। किसकी है, चंद्रबरदाई की। तो ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास से पूछ ली जाती हैं। ये सभी की सभी पुस्तक आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं वो पोखरण में किए जाते हैं। और भारत ने जो पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था वो कब किया था, तो वो डेट है 18 मई 1974। ठीक है, कहां पे किया था, तो ये किया था पोखरण में। अगर हम बात करेंगे कि जब ये परमाणु परीक्षण किया गया था तो इसे क्या नाम दिया गया था, तो इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इसको क्या नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा इसको नाम दिया गया था। इसके बाद एक और परमाणु परीक्षण किया गया। बात करेंगे कब की, दूसरा परमाणु परीक्षण की। बात किसकी करेंगे, दूसरा परमाणु परीक्षण की। तो दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया भाई, ये किया गया 11 से 13 मई। कब किया गया, 11 से 13 मई। और कौन से सन में, 1998 में। दूसरा परमाणु परीक्षण आपसे पूछेगा तो 11 से 13 मई के बीच में 1998 ईस्वी में किया गया। अगर पूछेगा कहां किया गया, तो पोखरण में किया गया। और अगर यदि आपसे पूछे कि इस परमाणु परीक्षण को नाम क्या दिया गया था, तो दूसरे वाले को नाम दिया गया था शक्ति, जबकि पहले वाले को क्या नाम दिया गया था, पहले वाले को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, अब इसका आंसर मिट गया, दोबारा लिख देते हैं 18 मई 1974 पहला परमाणु परीक्षण। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 की, कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। तो नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करेंगे किसकी, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये किसकी फुल फॉर्म है, नाबार्ड की। ऐसी कुछ और फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, जैसे आपसे बहुत पूछी जाती है सिडबी की फुल फॉर्म। किसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, सिडबी की। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आपसे एक और फुल फॉर्म पूछी जाती है नीति की। ठीक है, नीति आयोग जानते हैं, उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है सेबी की। एक इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है सेबी की। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेबी की फुल फॉर्म हो जाएगी सिक्योरिटी। ठीक है, क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसी ही कुछ फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, जैसे एक तो आपकी मैंने बता दिया नाबार्ड की पूछी जाती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एक सिडबी की आपसे पूछी जाती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नीति की पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और सेबी की पूछी जाती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास, ठीक है। गुरुओं को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो हम सभी जानते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या था भाई? गोपाल कृष्ण गोखले था किसका? गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम। एक आपसे पूछा जाता है सिकंदर के गुरु का नाम, एक किसका पूछा जाता है? सिकंदर के गुरु का नाम। तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। एक आपसे किसके गुरु का नाम पूछा जाएगा? एक पूछा जाएगा दयानंद सरस्वती, ठीक है। कौन? दयानंद सरस्वती के गुरु के बारे में पूछा जाता है, तो उनके गुरु थे स्वामी विरजानंद, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के कौन थे? स्वामी विरजानंद थे, ठीक है। बात करेंगे और एक आपसे पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद। किसके? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के कौन थे? राम कृष्ण परमहंस। कौन थे? राम कृष्ण परमहंस, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में कबीर के भी पूछा जाता है, किसके? कबीर के भी पूछा जाता है। कबीर के कौन थे? रामानंद थे। एक आपसे किसके पूछा जाता है? एक आपसे तानसेन का भी कई बार पूछा जाता है, तो तानसेन के गुरु कौन थे भैया? तानसेन के गुरु थे गुरु हरिदास। कौन थे? गुरु हरिदास। तो ये कैसे कुछ गुरु हैं कुछ लोगों के जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे गांधी जी की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सिकंदर के गुरु की बात करेंगे अरस्तु हो गए, दयानंद सरस्वती के गुरु की बात करेंगे स्वामी विरजानंद हो गया, स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करेंगे तो रामकृष्ण परमहंस हो गया, और कबीर के गुरु की अगर हम बात करेंगे तो रामानंद हो गया, और तानसेन के गुरु की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो गया? गुरु हरिदास हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है, ठीक है। क्या है? संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? 10वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लिख के दिखा सकूं, ताकि आप उस चीज को नोट भी कर सकें, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी? पहले बात करते हैं अनुसूची की। अनुसूची से कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं? एक आपसे पूछा जा सकता है कि जब मूल संविधान बना था उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8। लेकिन यदि आपसे पूछे कि वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। तो यहां मैं आपको पूरी 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ ये बताता चलूंगा कि कौन सी अनुसूची जो है वो किस विषय से संबंधित है। बात करेंगे पहली अनुसूची, ठीक है। तो पहली अनुसूची में किसका है? केंद्र राज्य संबंध। किसका है? पहली अनुसूची का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों से। बात करेंगे दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूचियों में क्या है कि जितने भी संसद के लोग हैं, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो, लोकसभा के सदस्य हो, कोई भी और व्यक्ति हो, तो उनके वेतनों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। बात करेंगे तीसरी अनुसूची, ठीक है। तीसरी अनुसूची में जितने भी लोग हैं संसद में, चाहे प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी हो, या मुख्यमंत्री भी हो, सभी के लोगों की शपथ की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 3 में है। बात करेंगे चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 4 में है। बात करेंगे अनुसूची नंबर 5 की, तो अनुसूची नंबर 5 में क्या है मैं आपको बता दूं, जो अनुसूचित जाति है, ठीक है। पहले तो बात करते हैं किसकी? अनुसूचित क्षेत्रों की। किसकी? अनुसूचित क्षेत्र हो गए, और कौन कौन से? अनुसूचित जनजातियां हो गई। कौन सी हो गई? अनुसूचित जनजातियां हो गई। तो अनुसूचित जनजातियां व अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो कौन सी अनुसूची में किए गए हैं? अनुसूची नंबर 5 में किए गए। बात करेंगे छठी अनुसूची। देखिए मैं इसको कैसे याद रखता हूं, एक वर्ड याद रखना चाहिए आपको, कौन सा? मातम। कौन सा वर्ड याद रखना है? मातम। तो ये मातम कुछ नहीं है, ये 4 राज्यों का नाम है, ठीक है। एक राज्य कौन सा है? मिजोरम। एक राज्य कौन सा है? मिजोरम। एक राज्य ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा असम, और टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा त्रिपुरा,
ठीक है, और एम से क्या हो जाएगा, मेघालय। कौन सा हो जाएगा, मेघालय। तो 4 राज्य हो गए, एम से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। इन चारों के लिए विशेष प्रावधान जो किए गए हैं राज्यों के लिए, वो कौन सी अनुसूची में किए गए हैं, अनुसूची नंबर 6 में किए गए हैं। बात करेंगे अनुसूची नंबर 7 की, तो इसमें क्या है, इसमें है केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। क्या है भाई, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, कौन सी अनुसूची में है ये आपका, ये है अनुसूची नंबर 7। इसी के साथ अनुसूची नंबर 7 में और क्या क्या है, आपने 3 प्रकार की सूचियां सुनी होंगी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों की तीनों अनुसूचियां भी तीनों सूचियां भी किस में है, 7वीं अनुसूची में है। बात करेंगे किसकी, 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची की क्या है, ये इसमें 22 भाषाएं हैं। क्या है, इसमें 22 भाषाएं हैं। बात करेंगे 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार अधिनियम है भाई। क्या है, भूमि सुधार अधिनियम कब है, तो ये 9वीं अनुसूची में है। ठीक है, अधिनियम। बात करेंगे 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में तो मैंने आपको अभी बता दिया था, क्या है, दल बदल कानून है। क्या है, दल बदल कानून, दल बदल कानून। कौन सी अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में। 11वीं में क्या है, 11वीं में है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। कौन सी अनुसूची में है भाई, पंचायती राज व्यवस्था है आपकी 11वीं अनुसूची में। बात करेंगे 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है। नगर पालिका से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 12 है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ये 8 अनुसूचियां जो थी शुरू की, ये किसमें थी, मूल संविधान में मौजूद थी, जबकि जो 4 संविधान जो अतिरिक्त अनुसूचियां हैं किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। जैसे हम आगे और रिवीजन करते चलेंगे तो वो जितनी भी डिटेल्स है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। एक बार फिर से देख लेते हैं 12 की 12 अनुसूचियों को। जैसे पहला क्या है, केंद्र राज्य संबंध, दूसरा वेतन, तीसरे अनुसूची में शपथ है, चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जितने भी विशेष प्रावधान किए गए हैं वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किए गए हैं। बात करेंगे 6ठी अनुसूची की, तो इसको मैंने बताया था 4 वर्डों से याद रखना है। एक शब्द है सिंपल सा मातम, और पहले एम से मिजोरम, दूसरे एम से मेघालय और ए से असम और टी से त्रिपुरा। तो ये 4 राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो कौन सी, 6ठी अनुसूची में किए गए हैं। बात करें 7वीं अनुसूची की, तो केंद्र राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, साथ ही साथ जो तीनों अनुसूचियां हैं कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनका भी प्रावधान किसमें किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है, जबकि 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो सभी लिए गए हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो यह नारा दिया गया है भैया दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा एक और बहुत फेमस डायलॉग दिया गया, नारा दिया गया, वो कौन सा था, वो था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये नारा भी किसके द्वारा दिया गया भैया, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। इसके साथ कुछ और नारे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे एक नारा है हे राम। ठीक है, हे राम, ये किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। एक नारा है जय हिंद, एक कौन सा नारा है, जय हिंद, ये किसके द्वारा दिया गया भाई, ये दिया गया आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। साथ ही साथ एक और नारा है आपका, एक है आपका इंकलाब जिंदाबाद। एक कौन सा है, इंकलाब जिंदाबाद, ये किसके द्वारा दिया गया, हम सभी जानते हैं, ये भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा जो है ये दिया गया। एक नारा है आराम हराम है, एक नारा क्या है, आराम हराम है। तो आराम हराम है किसके द्वारा दिया गया भैया, ये दिया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। एक और नारा है बहुत फेमस, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, एक कौन सा नारा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया, ये नारा दिया गया श्याम लाल गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, श्याम लाल
लाल गुप्ता के द्वारा। तो कुछ नारे कौन कौन से हो गए, एक तो मैंने बता दिया कि भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया, दयानंद सरस्वती के द्वारा। और एक और नारा वेदू की ओर लौटो, ये भी किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। हे राम किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसके द्वारा, श्याम लाल गुप्ता के द्वारा जो है वो नारा दिया गया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था भैया, 1773 ईस्वी में पारित किया था। बात करेंगे कुछ और एक्टों की जो पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे एक पूछा जाता है आपसे पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा पूछा जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था भैया, 1784 में। एक आपसे पूछा जाएगा कौन सा, मार्ले मिंटो सुधार। कौन सा पूछा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था भैया, 1909 में पारित हुआ था। बात करेंगे एक मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार ये कब आया था, ये आया था 1919 ईस्वी में। ठीक है, तो ऐसे कुछ और मतलब आपको एक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। कौन सा है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये केंद्र कहाँ पे स्थित है, शिमला के अंदर। ठीक है, कौन से कहाँ पे स्थित है, शिमला के अंदर। कुछ और अगर हम केंद्रों की बात करेंगे तो कौन कौन से केंद्र आते हैं, एक आएगा केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। कौन सा, केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। कौन सा आएगा, केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे, ये कानपुर में। कहाँ पे, ये कानपुर में। एक कौन सा आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। कौन सा, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पे आ जाएगा भैया, संस्थान। तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये भी कानपुर में। ये भी कहाँ है, कानपुर पे। एक पूछा जाता है वन अनुसंधान संस्थान। कौन सा, वन अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा जाता है। और ये कहाँ पे है, हम सभी जानते हैं देहरादून में है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक आपसे अगर हम बात करेंगे कौन सी, तो एक है आपका कृषि अनुसंधान संस्थान। कौन सा, कृषि अनुसंधान संस्थान। कृषि अनुसंधान संस्थान की हम बात करेंगे तो ये कहाँ स्थित है, यह है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका आंसर होगा यांगटीसी नदी। कौन सा है, यांगटीसी नदी। हम जानते हैं कि एशिया एक महाद्वीप है और टोटल कुल मिलाकर कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं और हर किसी ना किसी महाद्वीप की कोई लंबी नदी होती है। एशिया की तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटीसी है। बात करेंगे भाई यूरोप की, बात किसकी करेंगे, यूरोप की। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ठीक है, बात करेंगे किसकी, ऑस्ट्रेलिया। किसकी बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की है मर्ले डार्लिंग। कौन सी है, मर्ले डार्लिंग। बात करेंगे किसकी, एक द्वीप है आपका अफ्रीका। कौन सा है, अफ्रीका। बात करेंगे अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसकी है नील नदी। कौन सी है, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। 2 महाद्वीप और हैं, एक है उत्तरी अमेरिका। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है आपकी मिसिसिपी। कौन सी है, मिसिसिपी, या फिर कौन सी है, मिसौरी मिसिसिपी जो है ये किसकी, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। बात करेंगे एक कौन सा है, महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी नदी है भाई, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम है अमेजन। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। किससे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी से। किससे है, हॉकी से। बात करते हैं कुछ ऐसे कप्स की जो किससे संबंधित हैं, हॉकी से संबंधित हैं। जैसे रंगास्वामी कप। क्या, रंगास्वामी कप। बेटन कप। कौन सा, बेटन कप। ठीक है, इंदिरा कप। कौन सा, इंदिरा कप। बात करेंगे नेहरू कप। एक कौन सा,
नेहरू कप। एक बात करेंगे सिंधिया कप, कौन सा, सिंधिया कप। तो इन सभी के सभी खेलों का संबंध जो है वो भैया किससे है, हॉकी से है। ठीक है, रंगास्वामी कप की बात करें, बेटन कप की बात करें, इंदिरा कप की बात करें, नेहरू कप की बात करें, या फिर किसकी बात करें, सिंधिया कप की बात करें, तो इन सभी का संबंध कौन से खेल से है, हॉकी खेल से है। किससे है, हॉकी खेल से है। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, डायोप्टर किसकी इकाई है, डायोप्टर किसकी इकाई है। तो डायोप्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा जो लेंस होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता, क्या, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। कुछ ऐसे मात्रक या इकाइयों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें से एक क्या है, श्यानता, एक क्या है, श्यानता, एक क्या है, प्रेरकत्व, कौन सा है, प्रेरकत्व, और एक कौन सा है, एक है आपका ज्योति फ्लस्क, कौन सा है, ज्योति फ्लस्क, एक कौन सा है आपका ज्योति तीव्रता, एक कौन सा है, ज्योति तीव्रता, एक आपका पूछा जाता है प्रतिरोध का, एक किसका पूछा जाता है, प्रतिरोध का, एक आपसे पूछा जाता है भैया विद्युत धारा का, किसका, विद्युत धारा का। ठीक है, एक आपसे पूछा जाएगा विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का। ठीक है, तो श्यानता का क्या इकाई होती है, श्यानता की होती है पॉइस, क्या होती है, पॉइस होती है। प्रेरकत्व का क्या मात्रक होता है, हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी होता है। ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन, क्या होता है, ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, क्या होता है भाई, कैंडेला। प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिरोध का होता है ओम। विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है, विद्युत आवेश का होता है कूलाम, क्या होता है, विद्युत आवेश का होता है कूलाम। तो ये कुछ ऐसे मात्रक हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे श्यानता का पॉइस, प्रेरकत्व का हेनरी, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारा का एम्पियर और विद्युत आवेश का कूलाम। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य के खंडर किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विजयनगर साम्राज्य जो है उसके खंडर किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो हम सभी जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर हैं वो कौन से क्षेत्र में, तो हम्पी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और अगर हम नदी की बात करेंगे तो कौन सी नदी है, तो वो नदी हो जाएगी तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी भैया, तुंगभद्रा नदी। बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, क्या बात करेंगे भैया, स्थापना कब हुई थी, 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1336 ईस्वी में। बात करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, तो वो की गई भैया हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा उसकी स्थापना की गई। एक और नया क्वेश्चन जो करंट की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो विजयनगर है, ये क्या है, ये जो विजयनगर है, ठीक है, इसी को अपना नया जिला किसने घोषित किया है, तो कर्नाटक राज्य के द्वारा अपना नया जिला जो है वो विजयनगर को घोषित किया गया है। आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है RH फैक्टर का संबंध किससे है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि RH फैक्टर का संबंध किससे है। तो RH फैक्टर का जो संबंध है वो किससे है, रीसस बंदर से है। किससे है, रीसस बंदर से है। हम सभी जानते हैं कि रक्त समूह की जो खोज की गई थी वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी, जबकि इसमें जो एक RH फैक्टर की जो खोज है, ठीक है, किसकी, RH फैक्टर की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, बीनर के द्वारा। किसके द्वारा, बीनर के द्वारा। और बीनर ने इस RH फैक्टर की जो खोज की थी वो बंदरों में की थी और उस बंदर का नाम क्या था, रीसस बंदर। क्या था, रीसस बंदर। इसी वजह से इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, RH फैक्टर। और आपके लिए एक और चीज मैं आपको बता दूं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये बात है कि जब RH फैक्टर की खोज हुई उससे पहले सर्वदाता किसको माना जाता था, O ब्लड ग्रुप को माना जाता था। और सर्वग्राही किसको माना जाता था, AB जो ग्रुप है उसको सर्वग्राही माना जाता था। लेकिन जब RH फैक्टर की खोज की गई तो इसमें भी थोड़ा सा बदलाव आया। जो O नेगेटिव होता है, कौन सा, O नेगेटिव होता है, उसमें उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्वदाता।
क्या बोलते हैं? सर्वदाता। और जो ए बी पॉजिटिव होता है, क्या? ए बी पॉजिटिव होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर्वग्राही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट 2, नेक्स्ट पार्ट 3 करके हम लेके आते रहेंगे और इस तरीके से कोशिश करेंगे कि आपका स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके माध्यम से उन सभी को आपको रिविजन के मतलब उन सभी का रिविजन आपको करा दिया जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।